डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में प्रीवियस क्लास में हमने प्रस्ताव के 8 महत्वपूर्ण तत्वों या विशेषताओं या वैधानिक नियमों का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम 4 वैधानिक नियम और पढ़ेंगे। आज का सबसे पहला वैधानिक नियम या तत्व है कि प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। प्रपोजल और ऑफर may be expressed or implied। इस पॉइंट में हमको ये बताना है कि ऑफर या प्रपोजल 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्पष्ट प्रस्ताव और दूसरा गर्भित प्रस्ताव। स्पष्ट प्रस्ताव या एक्सप्रेस प्रपोजल जब प्रस्ताव मौखिक रूप से यानी वर्बली या लिखित रूप में यानी कि इन द रिटन फॉर्म स्पष्ट शब्दों में रखा जाता है तो वह प्रस्ताव स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम मोहन को अपना जोधपुर वाला मकान 15 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है तो यह स्पष्ट प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव होता है गर्भित प्रस्ताव। गर्भित प्रस्ताव में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब प्रस्ताव शब्दों के अलावा किसी अन्य ढंग से रखा जाता है तो वह प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। जैसे कि व्यक्ति अपने आचरण या व्यवहार, अपनी कार्यशैली, व्यापारिक रीति रिवाज या प्रचलित परंपराओं आदि के द्वारा प्रस्ताव करता है तो वह प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर करण लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से एलएमबी से 2 किलो घेवर 5 किलो मिश्री मावा तुलवाता है। यहाँ करण ने लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से घेवर एवं मिश्री मावा की प्राइस नहीं पूछी थी और डायरेक्टली उसने ये कहा कि 2 किलो घेवर और 5 किलो मिश्री मावा तोल दो। यहाँ करण के आचरण से, करण के कंडक्ट से यह स्पष्ट होता है कि वह लक्ष्मी मिष्ठान भंडार यानी एलएमबी को उसके द्वारा निर्धारित मूल्य देने के लिए तैयार है। यहाँ यह गर्भित प्रस्ताव है, इम्प्लाइड प्रपोजल। नेक्स्ट प्रस्ताव का तत्व या विशेषता या वैधानिक नियम है प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। प्रस्ताव का कम्युनिकेशन या संवहन अति आवश्यक होता है, अर्थात प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाना चाहिए जिसको वह किया गया है। अदरवाइज उस प्रस्ताव की कोई सार्थकता नहीं होती है और उसकी कोई स्वीकृति नहीं हो सकती है और वह ठहराव भी नहीं बन सकता है। इस संबंध में एक केस, एक मामला, एक वाद हम डिस्कस करते हैं। वो वाद है लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त का। लालमन शुक्ल गौरीदत्त के यहाँ मुनीम थे। 1 जनवरी 1929 में गौरीदत्त का भतीजा कहीं खो गया। गौरीदत्त ने अभी सभी नौकरों को, गौरीदत्त ने अपने सभी सर्वेंट्स को
अपने भतीजे को खोजने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा और मुनीम लालमन शुक्ल को हरिद्वार की ओर भेजा। मुनीम के जाने के बाद, अर्थात शुक्ल के जाने के बाद, सेठ गौरीदत्त ने इश्तिहार छपवाया और वितरित किए, अर्थात शहर में पर्चे बंटवाए, जिसमें यह छपवाया कि उनके भतीजे को ढूंढ कर लाने वाले को 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लालमन शुक्ल को गौरीदत्त का भतीजा मिल गया और वापस आने के बाद उसे इनाम की घोषणा का पता लगा। इसके पश्चात लालमन शुक्ल ने गौरीदत्त पर यह इनाम की राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। विद्वान न्यायाधीश बनर्जी ने इस मामले में यह निर्णय दिया कि मुनीम लालमन शुक्ल इस इनाम की राशि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि भतीजे की खोज करने के समय तक, अर्थात भतीजा लालमन शुक्ल को मिलने तक, उसे इस इनाम की राशि की कोई जानकारी नहीं थी। अतः यह स्पष्ट है कि बिना प्रस्ताव की जानकारी के स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो ठहराव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। अतः ठहराव नहीं तो अनुबंध का जन्म भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता हम लेते हैं, या नेक्स्ट वैधानिक नियम लेते हैं, प्रस्ताव के संवहन का कोई भी माध्यम हो सकता है। प्रस्ताव के संवहन का कोई भी माध्यम हो सकता है। There can be any media of communication or proposal. प्रस्ताव का संवहन किसी भी माध्यम या ढंग से किया जा सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस पत्र के द्वारा, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, टेलीफोन या टेलेक्स के द्वारा, फैक्स के द्वारा, तार के द्वारा, रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा, हैंडबिल के द्वारा, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के माध्यम से भी किया जा सकता है। प्रस्ताव का संवहन मौखिक, लिखित या अन्य तरीके से भी हो सकता है। प्रस्ताव की जानकारी प्रस्ताविती यानी ऑफरी को होनी चाहिए। नेक्स्ट वैधानिक नियम हम ले रहे हैं, प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तों का संवहन होना आवश्यक है। एक वैध प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्ताव के संबंध में यदि कोई विशिष्ट शर्तें हैं, प्रस्ताव के संबंध में यदि कोई विशिष्ट शर्तें हैं तो उन्हें प्रस्ताव के साथ ही बता देनी चाहिए। इसमें आपको नोट डाल के यह भी मेंशन करना है कि प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद यदि प्रस्ताव की शर्तों की जानकारी होती है तो वे शर्तें स्वीकृता पर लागू नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर राम एक होटल में ठहरता है। होटल में कमरे में जाने के बाद कमरे में राम को ये लिखी हुई शर्त पढ़ने को मिलती है कि ठहरने वाले ग्राहक का माल खो जाने पर होटल के स्वामी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। राम का 5,000 रुपये का सामान खो जाता है। राम होटल के मालिक के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है। न्यायालय यह निर्णय देता है कि होटल का स्वामी राम को क्षतिपूर्ति देने के लिए दायी है। क्यों?
क्योंकि प्रस्ताव की शर्त का संवहन या जानकारी प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद हुआ है। यहाँ नोट डालकर आपको यह भी लिखना होगा कि यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि किसी दी गई सूचना को दूसरा पक्षकार अच्छी तरह से देखता नहीं है या पढ़ता नहीं है, अथवा उसकी भाषा को समझ नहीं पाता है, अथवा सूचना पर विशेष ध्यान नहीं देता है, तो वह प्रस्ताव की शर्तों के लिए वैधानिक रूप से बाध्य होगा और यह माना जाएगा कि सूचना का संवहन हो गया है। और इस संबंध में पारकर बनाम ई रेलवे कंपनी का मामला महत्वपूर्ण है। इस मामले में पारकर ने अपना हैंडबैग रेलवे कंपनी के क्लोक रूम यानी अमानती घर में रखा। रेलवे कंपनी ने पारकर को जो रसीद दी थी उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, पीछे देखो। और पीछे लिखी शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि यदि सामान खो जाता है तो रेलवे कंपनी का दायित्व केवल 10 पाउंड की राशि तक सीमित होगा। पारकर ने रसीद को पीछे पलटकर नहीं देखा और पारकर का हैंडबैग खो गया। पारकर ने रेलवे कंपनी पर 25 पाउंड की राशि की क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इस मामले में यह निर्णय दिया कि रेलवे कंपनी का दायित्व केवल 10 पाउंड की राशि के भुगतान तक ही था। पारकर द्वारा शर्तें न पढ़ने के लिए रेलवे कंपनी दोषी नहीं है, रेलवे कंपनी जिम्मेदार नहीं है। रेलवे कंपनी ने तो शर्तों की जानकारी देने का पर्याप्त प्रयास किया था। इसी प्रकार प्रस्ताव की शर्तों का टिकट या रसीदों पर स्पष्ट विवरण का होना आवश्यक नहीं है। सामान्यतः प्रस्ताव करने वाले कार्यालय के काउंटर, सूचीपत्र या अन्य प्रपत्र पर शर्तों का विवरण दिया हुआ होता है। यदि स्वीकृता इन शर्तों को देखने में भूल करता है, त्रुटि करता है, तो वह इन शर्तों के लिए वैधानिक रूप से बाध्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि हवाई अड्डे, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड के यात्री काउंटर्स पर सभी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का विवरण दिया हुआ होता है। और यह सभी शर्तें सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे वे यात्री उन्हें पढ़ते हैं या नहीं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।